Understanding human anatomy and physiology will help us improve our practice, and when we understand anatomical structure as well as physiological mechanism, we will be able to deepen our practice first of all. तो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है. एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमारा शरीर का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से लोकेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, वो एक दूसरे ऑर्गन के साथ कैसे संबंधित है, कैसे जुड़े हुए हैं. इस सब स्ट्रक्चरल स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी. और ये सारे जो ऑर्गन्स है, सिस्टम है, जो लोकेटेड अलग अलग जगह में अलग अलग ढंग से है, इनके बीच में जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म का मतलब ये कैसे काम करते हैं, इनका ऑपरेशनल मैकेनिज्म क्या है, उस मैकेनिज्म के स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं. आई होप ये समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा. स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज एनाटॉमी. स्टडी ऑफ द working mechanism of all these systems and organs and tissues and the cells is called study of physiology. अब हम शरीर को बाहर से देखेंगे तो शरीर में क्या दिखाई देता है. ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ऊपर सिर है, फिर नेक, थ्रोट है, फिर शोल्डर है, हैंड्स है, हैंड्स में भी अपर आर्म है, एल्बो है, और रिस्ट रीजन है, और फोराम है, रिस्ट है, और ये सारे जो बाहर से दिखाई देने वाले सिस्टम है, पाम्स है, रिस्ट है, और इसी तरह से नीचे जाएंगे तो इस पीठ है, आगे देखेंगे तो चेस्ट है, एब्डोमिनल रीजन है, पैर है. ये सारा बाहर से दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे सिस्टम काम करते हैं. जैसे एक तो पूरे शरीर को ढकने वाला मस्कुलर सिस्टम है, और उसके अंदर ये बॉडी के शेप को देने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए स्केलेटल सिस्टम है, और उसके अंदर वह सर्कुलेशन सिस्टम काम कर रहा है. पूरे शरीर के जो सेल्स है, मसल्स है, उन मसल्स में सप्लाई सिस्टम को बनाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है. और यहाँ क्या, कहाँ क्या हो रहा है, क्या होना है, इन सारे चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं. और नर्वस सिस्टम में पूरा ब्रेन तक आता है. डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. और उसके अंदर ये सारे सिस्टम को खाना पहुंचाने के लिए उस खाने से संबंधित ऊर्जा का व्यवस्थापन करने वाला सिस्टम है, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. और जब ऊर्जा उत्पादन होता है तो ऊर्जा उत्पादन करते समय वेस्टेज भी बनता है. जैसे फैक्ट्री में सामान को प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, तो उसके साथ साथ वेस्टेज भी बनता है. कुछ लिक्विड फॉर्म में वेस्टेज बनता है, कुछ सॉलिड फॉर्म में वेस्टेज बनता है, कुछ गैस के फॉर्म में वेस्टेज बनता है. और उन सारे वेस्टेज को फैक्ट्री में सैनिटेशन प्रोसेस के माध्यम से मैनेज किया जाता है. शरीर के अंदर भी एनर्जी प्रोडक्शन के उस प्रोसेस में गंदगी बनते हैं. कुछ तो मल के रूप में होते हैं, उस मल को स्टूल के रूप में बाहर निकाला जाता है, जो भी बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए, अंदर से गंदगी रहित रखने के लिए. और उस प्रोसेस में कुछ लिक्विड फॉर्म में भी वेस्टेज बनते हैं. उन वेस्टेज को शरीर से बाहर निकालने का यूरिन के रूप में यूरिनरी ट्रैक के थ्रू निकालने का मैकेनिज्म है. और इसी तरह से गैस के फॉर्म में वेस्टेज बनते हैं, उसको निकालने के लिए एक सिस्टम है जिसको रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कहते हैं. रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के थ्रू ब्रीद आउट करते समय उसको बाहर निकाला जाता है. और इस प्रोसेस में एनर्जी मैकेनिज्म, जो सेल्स के स्तर पर एनर्जी मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन का सप्लाई होता है. तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. तो इन सिस्टम को भी हम लोग ब्रेक डाउन करके देखते हैं, तो हम पाएंगे कि
एक एक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड होकर के एक दूसरे के साथ जुड़ करके मिल करके काम कर रहे हैं। और इन ऑर्गन्स को भी अगर हम ब्रेक डाउन करके माइन्यूट स्टडी करते हैं तो ये ऑर्गन्स बहुत सारे टिश्यूज़ एक आपस में मिल करके बने हुए हैं और मिल करके काम कर रहे हैं। और इन टिश्यूज़ को भी ब्रेक डाउन करके सूक्ष्म रूप में हम स्टडी करते हैं तो वी विल फाइंड दीज टिश्यूज़ आर मेड ऑफ डिफरेंट सेल्स, जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं। अलग अलग कोशिकाएं मिल करके टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं। और जो कोशिकाएं होते हैं, सेल्स, विच आर स्मॉलेस्ट यूनिट इन आवर बॉडी, शरीर के सबसे सूक्ष्म एक तरह से इकाई है, यूनिट है। और ये सेल्स एक तरह से कंप्लीट लाइफ इन देमसेल्फ। ये सेल्स है कि पूरा जीवन उनका लाइफ है, एक तरह से एक एक जीव है, समझ सकते हैं। और इन सेल्स का संख्या कितना है? 60 ट्रिलियन से लेकर के 110 ट्रिलियंस का ये एस्टिमेशन है स्टडी के अनुसार। छोटे बच्चों में थोड़ा कम नंबर होगा, जैसे जैसे बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ये फिर नंबर बढ़ेगा। तो इतनी सारे कोशिकाएं हैं और ये इनका लाइफ साइकिल 3 से लेकर के 4 महीने के आसपास का ही होता है सामान्यतया। कुछ स्टडीज ये कहते थे कि नर्व सेल्स मरते नहीं या रिपेयर नहीं होते, नया नहीं बनते। लेकिन कुछ स्टडीज अब ये हो गए जो कहते हैं कि सारे सेल्स, शरीर के 100% सेल्स रिपेयर और रिप्लेस होते हैं। डीएनए और आरएनए ट्रांसफ़र होता है, बाकी सारे रिप्लेस हो जाता है। इट मीन्स हमारे 4 महीने पहले का हमारा जो शरीर था, आज हमारे पास वो शरीर है ही नहीं। इनफैक्ट हर सेकंड लाखों पुराने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स बनते हैं। तो इस तरह से हम लोग हर सेकंड नए बनते जा रहे हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, नए सेल्स बनने का प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन होता है, रिपेयरिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, जिसके कारण से एजिंग शुरू होता है। और कुछ समय के बाद पूरे शरीर अपने आप को रिपेयर रिप्लेस नहीं कर पाता है और फिर डेथ आता है। और डेथ से बचाने हैं तो हमारे शरीर का जो वेयर एंड टियर इफेक्ट को कम करना, रिपेयरिंग प्रोसेस को थोड़ा सा और बेटर करना और उसको सपोर्ट करने वाले हिसाब से हमारा डाइट से लेकर के खान पान और रहन सहन होने की ज़रूरत होती है। तो हम योग के माध्यम से यही आइडियल स्टेट, सबसे उत्तम अवस्था को हासिल करने की कोशिश करते हैं। उस अवस्था को हासिल करने के लिए पहले समझ तो लें कि क्या है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो इसीलिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम लोग स्टडी करते हैं। अब इसमें हम लोग मेडिकल डॉक्टर की तरह पूरे के पूरे चीज़ों को डेथ में सेल्स के फिजियोलॉजी ये सारे चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में थोड़ा लंबा विषय है और हमें कोई ऑपरेट करके एक दूसरे को जोड़ने वरने का काम तो करना है नहीं। तो इसीलिए थोड़ा ग्रॉस लेवल में ही सही हमें एनाटॉमिकल अंडरस्टैंडिंग और बेसिक फिजियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होगा। तो योगिक प्रैक्टिस अपने आप में होलिस्टिक प्रैक्टिस है। इट विल हेल्प टू ब्रिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड ब्रिंग आइडियल स्टेट सो दैट हमारा पूरा सिस्टम अच्छी तरह से काम कर पाए। इतना करते हैं तो फिर एक्सीडेंटल कारण से जो इमरजेंसी प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे अवस्था में तो हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम शरीर को अंदर से ऐसे आइडियल स्टेट देंगे कि सामान्य जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को शरीर अपने आप ही सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रिपेयरिंग, सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन मैकेनिज्म के माध्यम से आइडियल स्टेट में, ऑप्टिमाइज स्टेट में रख पाएगा। अब इसको आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हम लोग बॉडी का एक स्केलेटल मैकेनिज्म को समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर या स्केलेटल सिस्टम्स को समझने से पहले शरीर का एक तरह से साइंटिफिक जो दुनिया है उसके साथ कंपेयर करके समझ लें तो उससे आपको अपने शरीर का जो वैल्यू है ना, समझ में आएगा।
ये शरीर कितना वैल्यूएबल है ये समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग सिस्टम को एक एक करके समझते हैं। आप अपने शरीर को देखेंगे तो ऐसे ही सामान्य लगता है कि जैसे दुनिया चल रहा है ऐसे ही हम भी बन गए, आ गए और शरीर है। हम इसको बहुत ज़्यादा ऐसे वैल्यूएबल की तरह ट्रीट नहीं करते। यही कारण है कि हम खान पान में भी जो भी मर्जी खा लेते हैं। सोने उठने बैठने इन चीज़ों के बारे में भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और कभी कुछ चोट वोट लग जाता है तो कई बार उतनी ज़्यादा केयर भी नहीं करते। जैसे चल रहा है ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन हम बाहर के चीज़ों को कितना वैल्यू देते हैं। जैसे गाड़ी है, कार है, हम कार में पेट्रोल वाले कार में डीजल डाल करके तो कार नहीं चलाते। पेट्रोल से चलने वाले कार में मिट्टी का तेल डाल करके तो चलाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हम शरीर को जो चाहिए वो ले नहीं रहे हैं, जो भी मिल जाए वही खा रहे हैं। हमें पता है कि कई सारे चीज़ें इंटॉक्सिकेटिंग नेचर के हैं, टॉक्सिक है, हार्मफुल है, और इनफैक्ट उनमें लिखा भी होता है कि ये नुकसान करने वाला है। अल्कोहल से लेकर के तम्बाकू जैसे चीज़ों में लिखा ही होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी खा लेते हैं। तो ऐसे लापरवाही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस शरीर का वैल्यू, इस शरीर का सिस्टम कितना वैल्यूएबल है, नेचर ने हमें कितना वैल्यूएबल सिस्टम दिया है, पता ही नहीं है, रियलाइज नहीं है। अगर पता भी हो तो भी रियलाइज नहीं। जैसे लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, पता है, ग्रॉस लेवल में पता है, लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। इस वजह से पता होते हुए भी स्मोकिंग कर रहे होते हैं। यही हाल हम शरीर के साथ समग्र रूप में कर रहे होते हैं। आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखिए। जैसे आइज है, आइज को आप दुनिया के सबसे अच्छा जो सोफिस्टिकेटेड वीडियो कैमरा है उसके साथ कंपेयर करके देखिए, उससे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है आइज अपने आप में। वीडियो कैमरा क्या करता है? पिक्चर लेता है, वीडियो बनाता है और उसको स्टोर करता है। उसको स्टोर करने के लिए लिमिटेड कैपेसिटी होता है, मेमोरी जिसको कहते हैं, और उसके अंदर हार्ड ड्राइव या जो भी है उसके अंदर स्टोर होता है। उसमें एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा स्टोर भी नहीं कर सकता है। और जो स्टोर किया हुआ है उसको अगर बाहर दिखाना हो, रिफ्लेक्ट कराना हो, तो उसका एक प्रोसेस होता है। एक सिस्टम में ले जा करके इनपुट डालेंगे, उसको खोलने का प्रोसेस करेंगे, तो आउटपुट के रूप में उस पिक्चर या वीडियो को वो दिखा देता है। आप अपने आइज़ को उसके साथ कंपेयर करके देखिए। आपने बचपन से आज तक कितनी सारी चीज़ें देखे होंगे, उन सब का आइज़ ने रिकॉर्ड किया हुआ है। आप आंखें बंद करके उस चीज़ को, अगर उससे संबंधित इनपुट को डालिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये सारे चीज़ों में, बॉडी के ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बारे में। मैं अभी बताऊं कि बचपन का जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, मैंने इनपुट के रूप में शब्द यूज़ कर लिया। अभी आपके मेंटल स्क्रीन पर आपने पढ़ाई किया हुआ बचपन का जो प्राइमरी स्कूल आ गया होगा, उससे संबंधित कई सारे पिक्चर वीडियो के रूप में एक के बाद दूसरे आ गए होंगे। It means all these informations were stored by the video camera that you have got as a gift of nature, the creator, the God. आपने इसको इस ढंग से कई बार सोचे नहीं होंगे। उस समय से आज तक के सारी चीज़ों को इसने रिकॉर्ड किया हुआ है। जैसे मैं अभी बोलूँ क्रिकेट, तो आप क्रिकेट के रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें आपने देखे होंगे पहले कभी, उन सारी चीज़ों को इसने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। आपके मन में क्रिकेट बॉल से लेकर के क्रिकेट गेम, क्रिकेट से रिलेटेड प्लेयर, कई सारी चीज़ें बिल्कुल विजुलाइज हो रहे होंगे। ऑल दीज वेर स्टोर्ड बाय दिस वीडियो कैमरा गिफ्टेड बाय नेचर। अब इसका सोफिस्टिकेशन आप समझ सकते हो। बचपन से आज तक इसका कोई मेमोरी कितना है कोई पता ही नहीं है। ये तो इनफैक्ट पूरी तरह से कॉस्मिक मेमोरी में स्टोर करता है।
इसका हम कितना एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, हम अलग अलग इंसान का अलग अलग कैपेसिटी है, क्योंकि हम लोगों का एक्सप्लोरेशन उस तरीके से हो रखा है। कई लोग अच्छी तरह से इसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, कई लोग नहीं। इसके आधार पर इसका मेमोरी डिसाइड होता है। इसी तरह से आप दूसरे सिस्टम को देखिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सोफिस्टिकेटेड फैक्ट्री की तरह है। फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, और उस फिनिश प्रोडक्ट तैयार होने के बाद एंड कंज्यूमर के लिए भेज दिया जाता है। एंड कंज्यूमर उसको कंज्यूम करते हैं, और उसको फिनिश प्रोडक्ट तैयार करते समय, जो मैंने पहले भी कहा कि वेस्टेज बनते हैं, कई तरह के वेस्टेज बनते हैं, लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और गैस के फॉर्म में। उन सारे चीज़ों को फैक्ट्री में मैनेज किया जाता है। यही चीज़ ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। जैसे हमने खाना खाया, पानी पिया, रॉ मटेरियल ये हो गए, और ये स्टमक के अंदर पहुंच करके, ऐसे तो शुरुआत होता है माउथ से, यहाँ चर्निंग होता है, सलाइवा मिक्स होता है, और वो थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद अंदर जाता है। फैक्ट्री में भी रॉ मटेरियल, जैसे सीमेंट बनानी है तो एक साथ पत्थर डाल करके चीज़ें नहीं बनता, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है अलग अलग स्टेज में, और कई सारी चीज़ें मिलाया जाता है, और उसको और फिर कई चीज़ें मिक्स किया जाता है, और उसके बाद फिर फिनिश प्रोडक्ट तैयार होता है। ऐसे ही चीज़ यहाँ भी चल रहा है। और ये सारा होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचते पहुँचते कई सारे केमिकल, कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल करके इन सब चीज़ों के हेल्प से रस बनता है, जो फिनिश प्रोडक्ट के रूप में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें बनते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं वो निकलते हैं। उसको निकालने के लिए सॉलिड वेस्टेज को निकालने का मलद्वार का रास्ता है, लिक्विड वेस्टेज को निकालने का एक यूरिनरी ट्रैक वाला रास्ता है, और बाकी वेस्टेज को निकालने के लिए फिर गैस के फॉर्म में निकालने का एक रेस्पिरेटरी रास्ता है। इस तरह से टॉक्सिन को निकालने का मैकेनिज्म है, और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। अब हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म है। शरीर के सभी सेल्स तक, कोशिकाओं तक ट्रांसपोर्टेशन पहुंचता है। ये कोशिकाएं एक तरह से शरीर के एंड कंज्यूमर है, और इन सारे एंड कंज्यूमर तक पोषण को पहुंचाने का काम यह ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है। इसके साथ साथ अब दूसरे सिस्टम अगर देखेंगे, ये नर्वस सिस्टम है। ये एक तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम है या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। इसके सोफिस्टिकेशन को स्टडी करिए, कितना पावरफुल, कितना सोफिस्टिकेटेड है। खरबों सेल्स है शरीर के अंदर, एक भी सेल्स आउट ऑफ सिंक नहीं है, आउट ऑफ हार्मनी नहीं है, आउट ऑफ कंट्रैक्ट नहीं है, आउट ऑफ रीच नहीं है। एक एक सेल्स पूरी तरह से अपडेटेड है, कोऑर्डिनेटेड है, कंटैक्टेड है, और एक चैनल में बैठ करके काम कर रहे हैं। कितना बड़ा सोफिस्टिकेशन है। और इसका एडमिनिस्ट्रेटर ब्रेन है। ब्रेन अपने आप में दुनिया के सारे सुपर कंप्यूटर के साथ कंपेयर करके आप देख सकते हैं, उससे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। आपको ये एक सेकंड में कहीं से कहाँ पहुंचा देता है। आप कहाँ से कहाँ के चीज़ों को आप देख सकते हो। ये सारा जो सिस्टम चल रहा है, इन सबको गवर्न कर रहा है। जो एक्सटर्नल कंप्यूटर है उसका बहुत सारा लिमिटेशन है, लेकिन ये मेंटल मैकेनिज्म एक तरह से माइंड को सॉफ्टवेयर के रूप में यूज़ करता है, और ये पूरा फिजियोलॉजिकल सिस्टम जैसे ब्रेन और नर्व्स एक तरह से हार्डवेयर के रूप में कितनी सोफिस्टिकेटेड काम करते हैं। और दुनिया के जितने भी फैक्ट्री मशीन है, ये सारे सेल्फ हीलिंग नहीं करते, सेल्फ रिपेयरिंग नहीं करते। ये अपने आप को सेल्फ हील करता है, सेल्फ रिपेयरिंग करता है। कितना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। अगर ये शरीर के पार्ट पार्ट को बाहर से डालना पड़े तो ये करोड़ों करोड़ से भी नहीं बन पाता। इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। इट नीड्स प्रॉपर केयर।
proper understanding, proper study, proper care, proper nourishment, proper affection, इसके लिए भी हमें इसको थोड़ा सा समझ लेनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए अच्छी तरह से, so that we'll be able to care it better.